जब हम उस दौर की राजनीतिक घटनाओं को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि कैसे केवल पहाड़ियों और जंगलों ने एक पूरे क्षेत्र के भाग्य को आकार दिया। इसी भूगोल वाले पहलू से मैं बात को आगे बढ़ाना चाह रही थी। झारखंड शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, वनों का प्रदेश या झाड़ियों का खंड। बिल्कुल, वो नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यहाँ की अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों और घने अभेद्य जंगलों ने इस पूरे क्षेत्र को एक विशाल प्राकृतिक किले में तब्दील कर दिया था। एक ऐसा रक्षा कवच जिसे भेदना उस समय की सबसे बड़ी ताकतों के लिए भी आसान नहीं था। इसी बात पर मुझे अबुल फजल की आईने अकबरी का वो विवरण याद आ रहा है। हाँ, वो मुगल घुड़सवार सेना वाला विवरण। हाँ बिल्कुल, सटीक और बहुत ही रोचक विवरण है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि नागवंशी शासक इन पहाड़ियों के कारण सुरक्षित हैं, क्योंकि मुगल घुड़सवार सेना के लिए इन्हें पार करना अत्यंत कठिन है। ये तथ्य अपने आप में बहुत गहरा है। मुगलों की वो विशाल सेना जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को रौंद दिया था, इन जंगलों और पहाड़ियों के आगे आकर अपनी रणनीतिक बढ़त खो देती थी। जी, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पहाड़ियों का ये महत्व सिर्फ छिपने के ठिकाने तक ही सीमित नहीं था। तो इसका और क्या सामरिक महत्व था? देखिए, अगर इस पूरे क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य के नक्शे पर रखकर देखा जाए तो ये बंगाल और उड़ीसा जाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग था। अच्छा, मतलब एक तरह का अनिवार्य रास्ता। बिल्कुल। दिल्ली की सत्ता को अगर पूर्व की दिशा में अपना विस्तार करना था या बंगाल में उठने वाले विद्रोहों को कुचलने के लिए सेना भेजनी थी तो उन्हें इसी दुर्गम गलियारे से होकर गुजरना पड़ता था। तो दिल्ली के शासक इस क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। और दूसरी तरफ इसकी प्राकृतिक दुर्गमता के कारण इसे पूरी तरह से जीतना उनके लिए कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा था। ये एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक विरोधाभास लगता है। प्रकृति एक तरफ तो स्थानीय शासकों को बचा रही थी और दूसरी तरफ उसी रास्ते की अहमियत बाहरी ताकतों को बार बार इसी क्षेत्र की ओर खींचकर ला रही थी। इस निरंतर टकराव का असर इस क्षेत्र की पहचान पर भी पड़ा, और ये बात श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकती है जब हम इसके बदलते नामों की टाइमलाइन देखते हैं। नामों व विटांशक्रम सच में बहुत कुछ बताता है। बाहरी दुनिया इसे किस नजरिए से देख रही थी ये इन नामों से स्पष्ट होता है। मैं एक एक करके नाम बताती हूँ। सबसे पहले महाभारत काल में इसे पुंडरिक देश कहा जाता था, और इतिहासकार मानते हैं कि इसका कारण शायद यहाँ की समृद्ध पशुधन संपदा और जनजातीय बहुलता रही होगी। बिल्कुल। उसके बाद जब हम पुराणों की बात करते हैं, विशेषकर वायु पुराण और मत्स्य पुराण में, तो इस भूभाग के लिए मुरुंड शब्द का इस्तेमाल मिलता है। और फिर आता है 13वीं सदी का वो ऐतिहासिक ताम्रपत्र, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हाँ, जहाँ पहली बार एक स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। सदियों से जो क्षेत्र सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता के लिए जाना जाता था, उसे अब एक औपचारिक नाम मिल रहा था, जो सीधे तौर पर उसकी भौगोलिक वास्तविकता यानी वनों के प्रदेश को मान्यता दे रहा था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब मुगल इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जी, मुगलों ने इस नाम को दरकिनार कर दिया। मुगलों ने इसे खोखरा या कोकरा कहना शुरू कर दिया। और ये बदलाव सिर्फ एक भाषाई अंतर नहीं था। तो फिर आखिर इन सब का मतलब क्या है? मुगलों ने नाम क्यों बदला? क्योंकि मुगलों का नजरिया पूरी तरह से आर्थिक था। उनकी दिलचस्पी यहाँ की दुर्गम पहाड़ियों या संस्कृति में बिल्कुल नहीं थी। तो उनकी दिलचस्पी किस चीज में थी? हीरो में। खोखरा क्षेत्र की पहचान उनके दरबार में मुख्य रूप से हीरो की एक बहुत ही समृद्ध खान के रूप में स्थापित हो चुकी थी। हाँ, मतलब मुगलों के लिए ये क्षेत्र बेशकीमती संसाधनों का एक खजाना था। बिल्कुल, विशेषकर शंख नदी में मिलने वाले हीरे। उनका ये नया नामकरण सीधे तौर पर उनके आर्थिक लालच को दर्शाता है। वे इसे एक जीते जागते समाज की बजाय महज एक संसाधन केंद्र के रूप में देख रहे थे। संसाधनों के इसी आकर्षण ने आने वाले सदियों के संघर्ष की नींव रखी। जी, लेकिन बाहरी साम्राज्यों के हस्तक्षेप से पहले इस क्षेत्र की अपनी एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था थी। हाँ, यहाँ सत्ता के दो शक्तिशाली राजवंशों का प्रभाव था, नागवंशी राजवंश और पलामू का चेरो राजवंश। हाँ, नागवंशी राजवंश का इतिहास तो शासन और स्थायित्व का एक अनूठा उदाहरण है। इसे विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना फणी मुकुट राय ने की थी, और इस राजवंश की सबसे बड़ी विशेषता मुंडा जनजातीय व्यवस्था और पारंपरिक राजशाही का अनूठा समन्वय था। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। उन्होंने बाहर से आकर मूल निवासियों पर कोई विदेशी व्यवस्था नहीं थोपी, बल्कि मुंडा व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाया।
और सुरक्षा कारणों से उनकी राजधानियों का निरंतर परिवर्तन भी बहुत कुछ स्पष्ट करता है। पिठौरिया से खुखरागढ़ और फिर दोईसा या नवरत्नगढ़। ये महज भागना नहीं था, ये बाहरी आक्रमणकारियों से बचने और सत्ता के केंद्र को सुरक्षित रखने की एक परिपक्व सैन्य चाल थी। वे एक ही जगह टिककर एक आसान लक्ष्य नहीं बनना चाहते थे। इसी राजवंश के राजा भीमकर्ण का प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जब रक्सैलों की एक विशाल सेना ने आक्रमण किया था। भीमकर्ण ने न केवल उन्हें बुरी तरह हराया, बल्कि उस विजय के बाद कर्ण की उपाधि भी धारण की। ये साबित करता है कि इस वनों के प्रदेश में एक मजबूत सैन्य शक्ति आकार ले रही थी। और पलामू के चेरो राजवंश का उदय भी बहुत रणनीतिक महत्व रखता है। 1572 ईस्वी में रक्सैल राजपूतों को विस्थापित कर चेरो सत्ता की स्थापना हुई थी। चेरो राजवंश का सबसे शानदार समय महाराजा मेदिनी राय का काल था, जो 1658 से 1674 तक चला, जिसे स्पष्ट रूप से पलामू का स्वर्ण युग कहा गया है। उन्हें एक अत्यंत न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। उनके राज्य में धन और जन दोनों ही पूरी तरह से संपन्न थे। उनका एक रोचक किस्सा बहुत मशहूर है। मेदिनी राय ने जब नागवंशी राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया, तो वे वहां से एक विशाल नागपुरी दरवाजा अपने साथ पलामू ले आए, जिसे उन्होंने एक विजय स्मारक के रूप में स्थापित किया। ये शक्ति प्रदर्शन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक तरीका था। और साथ ही जब औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का फरमान भेजा, तो उनका साहसिक इनकार। औरंगजेब जैसे शासक को सीधे तौर पर मना कर देना कोई सामान्य फैसला नहीं था। ये उनकी अदम्य क्षेत्रीय स्वायत्तता का प्रतीक है। और यहीं से इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आता है। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है जब बाहरी साम्राज्य का व्यवस्थित हस्तक्षेप शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत और मुगलों का आना दो अलग आर्थिक व्यवस्थाओं का टकराव था। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक का आक्रमण एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि पहली बार नागवंशी शासकों पर कर यानी टैक्स का बोझ डाला गया। इससे पहले यहाँ कोई नियमित कर देने की परंपरा नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक ने भी हजारीबाग के सदगांव को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत को सिर्फ रास्ता और रसद चाहिए थी, लेकिन मुगलों की महत्वाकांक्षा अलग थी। उन्हें शंख नदी के हीरे चाहिए थे। मुगलों के लिए शंख नदी हीरा नागपुर थी। तुजुक के जहांगीरी का संदर्भ बहुत स्पष्ट है। जहांगीर खुद लिखता है कि उसने आक्रमण का आदेश हीरों के कारण ही दिया था। 1585 में अकबर के काल में शाहबाज खान का आक्रमण और नियमित मालगुजारी की शुरुआत। हीरों के इस आकर्षण ने कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जो इतिहास में विरले ही देखने को मिलती हैं। मैं श्रोताओं के लिए दुर्जन साल की वो अविस्मरणीय कहानी पेश करना चाह रही थी। 1615 में इब्राहिम खान द्वारा दुर्जन साल को बंदी बनाया जाना। उन्हें 12 वर्षों तक ग्वालियर किले में रखा गया। एक संप्रभु शासक को सिर्फ हीरो पर एकाधिकार के लिए बंदी बनाया गया। लेकिन जहांगीर के दरबार में हीरों को लेकर एक दुविधा खड़ी हो गई कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा। और यहीं दुर्जन साल के ज्ञान की जीत हुई। दुर्जन साल ने असली और नकली हीरे की पहचान के लिए जो तरीका अपनाया, वो हैरान करने वाला था। उन्होंने दोनों हीरों को 2 मेढ़ों यानी नर भेड़ों के सींगों पर बांधकर उनकी लड़ाई करवा दी। जब मेढ़े टकराए तो नकली हीरा चूर चूर हो गया और असली ज्यों का त्यों रहा। जहांगीर इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें शाह की उपाधि दी और उनका राज्य लौटा दिया। जब वे लौटे तो मुगलों के कर प्रणाली के दबाव ने राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। मुगलों के हस्तक्षेप से पहले यहाँ मान की मुंडा व्यवस्था लागू थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक स्वशासन था। सबसे नीचे मुंडा, फिर मानकी और सबसे ऊपर पढ़ा पंचायत। और यह राजस्व या कर पर नहीं, बल्कि सहयोग और सामूहिक स्वामित्व पर आधारित था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब मुगलों ने मालगुजारी का दबाव बनाया तो राजाओं को व्यवस्था बदलनी पड़ी। मानकी से महाराजा बनने की इस प्रक्रिया ने पारंपरिक भूमि स्वामित्व को कमजोर कर दिया। नतीजतन ठेकेदारी प्रथा का उदय हुआ। राजाओं ने व्यापारियों को जमीनें ठेके पर देना शुरू किया और यहीं से दिक्कू यानी बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ। हालांकि अर्थव्यवस्था के और भी स्रोत थे। हीरों का व्यापार, युद्धक हाथियों की आपूर्ति और वन उत्पाद जैसे लाख, शहद, जड़ी बूटियां। और व्यापारिक मार्गों पर वसूला जाने वाला चुंगी या टोल कर भी था। लेकिन इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समन्वय भी हो रहा था। वास्तुकला में ये साफ दिखता है।
दुर्जनसाल का 5 मंजिला नवरतनगढ़ महल, जिसमें इंडो इस्लामिक शैली की मेहराबें और झरोखे थे। और पलामू के किले भी इसके उदाहरण हैं। आध्यात्मिक लहर की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु की मथुरा से पूरी यात्रा झारखंड के वनों से होकर गुजरी थी। हरिनाम संकीर्तन का जनजातीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। सूफीवाद की सुलह कुल यानी सार्वभौमिक शांति नीति और खानकाहों द्वारा सामाजिक समानता का संदेश भी फैल रहा था। मंदिर स्थापत्य में भी समन्वय दिखा। मल्लूटी के टेराकोटा मंदिर और 1691 ईस्वी में निर्मित रांची का जगन्नाथ मंदिर, जिस पर ओडिशा शैली का स्पष्ट प्रभाव है। ये सब साबित करते हैं कि ये दौर केवल युद्धों का नहीं था। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 12वीं से 18वीं सदी का ये काल बाहरी ताकतों से युद्धों के साथ साथ एक विशिष्ट झारखंडी अस्मिता के निर्माण का साक्षी था। बिल्कुल, और मानकी मुंडा व्यवस्था आज भी प्रशासनिक और सामाजिक रूप से एक जीवंत परंपरा के रूप में मान्य है, जो इस क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। अंत में इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जी, एक ऐसा सवाल जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। जरा सोचिए, अगर मुगलों की मालगुजारी का दबाव ना होता तो बिना कर वाले सहयोग और सामूहिक स्वामित्व पर आधारित वो प्राचीन मानकी मुंडा मॉडल आज के आधुनिक लोकतंत्र के लिए विकेंद्रीकरण का कितना अलग और शायद ज्यादा मजबूत खाका पेश कर सकता था। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो ज्ञान को सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं रखता। आज की चर्चा में बस इतना ही।